स्वागत है आप सभी का सुपर एग्जाम अड्डा पे। मैं राजीव। यूपीपीसीएस जो मेरा पहला लेक्चर है, इसके पहले आपने पढ़ा होगा 15 ऐसे क्वेश्चन जो यूपीपीएससी में 3 बार रिपीट हुए हैं। अब की बार उसी का दूसरा लेक्चर है। यूपीपीएससी में आपका जो है कि ऐसे संविधान के ऐसे प्रश्न बेटा जो अभी तक कितने बार रिपीट हो रहे हैं? 3 बार, 3 से 5 बार। ये वीडियो वही है जो 3 से 5 बार यूपीपीसीएस यूपीपीएससी में क्या है, आरओ हो गया आपका और पीसीएस एग्जाम हो गया। जितने रिपीटेड क्वेश्चन है उनको मैं लेके आया हूँ, जिसमें आज दूसरे लेक्चर का पहला प्रश्न है बेटा कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, चाहे एसएससी का बच्चा होगा, आरपीएफ का बच्चा होगा, आरओ पीसीएस, सभी में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से मिली। हमें लगता है कि ये प्रश्न अगर आने की बात करें तो 1 एग्जाम, 2 एग्जाम, 3 एग्जाम और 4 एग्जाम, और अगर जनरल एसएससी शामिल कर ले, रेलवे शामिल कर ले, पुलिस शामिल कर ले, आयोग शामिल कर ले, तो 100 बार से ज्यादा आने वाला प्रश्न है। क्या है? आप सबको पता है बेटा, आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व को हमने कहां से लिया? आयरलैंड से लिया। तो क्या नीति निर्देशक तत्व के अलावा हमने आयरलैंड से और क्या लिया? तो नीति निर्देशक तत्व के अलावा हमने लिया राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, ये हमने पहला पॉइंट लिया। क्या लिया? मंडल। ठीक, मंडल की व्यवस्था है, निर्वाचन मंडल आप लिख के काम चला देंगे। दूसरा बहुत अच्छा लिया बेटा कि भारत में आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। मनोनयन करता है कहाँ पे? राज्य सभा में मनोनयन करेगा। ये दोनों पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? नीति निर्देशक तत्व, जिसको कहाँ रखा गया है? भाग 4 में। कहाँ रखा गया है? भाग 4 में। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा आयरलैंड। लेकिन इसी के साथ आपको एक चीज और तैयार करना है कि आप ये बताओ कि अमेरिका से क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है और फ्रांस से। ये क्वेश्चन यहीं पे हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक राजनीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं करता? जो डीपीएसपी है उसका जो सिद्धांत है डीपीएसपी का, इन 4 ऑप्शन में कौन उसको नहीं फॉलो करता? 17 और 13 दोनों बार मेंस का प्रश्न है, ये प्री का प्रश्न नहीं रहा है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये बेटा फॉलो करेगा उद्देश्य को। दूसरा, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी फॉलो करेगा। एक धार्मिक, बेटा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ धार्मिक न्याय की स्थापना नहीं होगा, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो मेरा प्रश्न है मेरे भाई, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। किसके लिए? समान कार्य के समान वेतन। अब आपको पता है कि भाग 4 में, आपको पता है ना, संविधान का भाग 4 क्या है? डीपीएसपी आपका हो जाएगा। आर्टिकल कहां से है? 36 से 51 तक एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। उसी में एक आर्टिकल है 39 घ। इसी में भाग 4 में एक आर्टिकल है बेटा 39 घ, जो क्या कहता है? जो कहता है पुरुष और स्त्री को समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए। पुरुष व स्त्री को समान कार्य का समान वेतन होना चाहिए। किसमें कहा गया है? किसमें कहा गया है? भाग 4 में, डीपीएसपी में। तो यहाँ पे मौलिक अधिकार है? बिल्कुल नहीं। मौलिक कर्तव्य है? नहीं। राष्ट्रीय नीति निर्देशकों सिद्धांत का अंग है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप उस पर टिक कर देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यूपीपीसीएस 98, 2004 और 2010 लगातार आया हुआ एग्जाम। अगला प्रश्न है हमारा, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कोई उपराष्ट्रपति ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक? ये प्रश्न जब मैं राष्ट्रपति पढ़ाने के लिए उतरा हूँ, जनरली हर बच्चा पूछता है सर राष्ट्रपति जी मर गए,
और उस समय उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तब कार्यवाहक कौन बनेगा? भारत के सीजीआई। सर सीजीआई भी नहीं है तो जो वरिष्ठतम वकील, वो भी नहीं, कोई तो वरिष्ठतम जज, जो वरिष्ठतम सुप्रीम कोर्ट का जज होगा वही बन जाएगा। अभी एग्जाम में देखो कितनी बार पूछा है, 5, 14, 92, 15, 14, 21, लगातार 5 से 6 बार एग्जाम में आया है। अब यहाँ पे राज्यसभा का उपसभापति बिल्कुल नहीं, उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये भी नहीं है तो जो वरिष्ठतम होगा, जो वरिष्ठतम होगा, वो भी नहीं है तो जो वरिष्ठतम होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, आपको इसमें यही टिक कर देना है। अब 3 कंडीशन होती है, जैसे राष्ट्रपति की होगी मृत्यु, त्यागपत्र और एक क्या हो जाएगा? महाभियोग। इन तीनों कंडीशनों में उपराष्ट्रपति को अधिकार होता है, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि उपराष्ट्रपति भी ना हो उसमें भारत देश में, तब कौन संभालेगा? न्यायाधीश संभालेगा। मुख्य न्यायाधीश सीजीआई नहीं है तो जो वरिष्ठतम हो जाएगा वो संभालेगा। अगला प्रश्न है बेटा कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? प्रश्न बहुत अच्छा, तो बहुत हाल प्रश्न नहीं था, 3 बार आया था, इसलिए क्राइटेरिया को पूरी कर रहा था, मैंने उठा लिया। अब ये कह रहा है कि 108 के अंतर्गत राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक होगी, कौन आहूत करेगा? बेटा एक चीज को ध्यान रखना कि आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति साहब जो होंगे वो भारत में संयुक्त बैठक को बुलाएंगे। लेकिन बहुत अच्छी क्वेश्चन, यहाँ बहुत अच्छी बात आपको बताऊं, आर्टिकल 118 के तहत बताया गया है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो संयुक्त बैठक की बेटा जो अध्यक्षता करेगा वो लोकसभा का सभापति करेगा। यहाँ पे राष्ट्रपति वाली गलती तुम बिल्कुल मत करना, इन दोनों को दिमाग लगा के पढ़ना। एक सब बुलाएगा राष्ट्रपति, लेकिन दोनों की कब बुलाया जाता है? जब कोई ऐसा बिल फंस गया तो जिसपे फैसला नहीं हो पा रहा है, आवश्यक है, राष्ट्रपति बुला लेगा। लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? 118 के तहत लोकसभा का सभापति उसकी अध्यक्षता करेगा। इसके लिए तुम प्रिपेयर रहना। अगला प्रश्न, संसद में शून्यकाल का समय क्या है? अब जनरली बेटा संसद में जो शून्यकाल का समय है वो पहले जो था 2014 के पहले दो संसद इसमें दिया है। संसद में आपका बेटा राज्यसभा भी आएगा और लोकसभा भी आएगा, दोनों आएंगे। 2014 के पहले राज्यसभा में बेटा 12 से 1 का समय चलता था और लोकसभा में भी 12 से 1 का समय चलता था। लेकिन 14 के बाद जो है राज्यसभा का टाइमिंग कर दिया गया 11 से 12 और इसका टाइमिंग सेम है 12 से 1, इसका टाइमिंग सेम है। तो अब यहाँ पे सी होती हम दोनों को सही टिक कर सकते हैं। अगर वो बिल्कुल नहीं पूछा है तो हम यहाँ पे किसको, आयोग ने सही उत्तर सी को माना था क्योंकि वो सही है, पहले ही पड़ गया। ठीक, कब माना था? क्योंकि 15 में आया प्रश्न रहा है, ये 3 बार आया था। और अगर यहाँ पे राज्यसभा पूछेगा तो 11 से 12, लोकसभा पूछेगा तो 12 से 1 आपका हो जाएगा। इसमें आप संसद की कार्यवाही पढ़े होंगे, टॉपिक छोटा सा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? आपके सामने कितने कथन दिए गए हैं? कथन दिए गए हैं 4। कह रहा है कि कौन सा एक कथन बेटा सही है? धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। दूसरा, धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। धन विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। बेटा जब बात आए, देखो यार मेरे यहाँ एसी नहीं है अभी क्लास में, स्टूडियो में गर्मी का आलम तुम देख रहे हो, लाइट के बारे में सुल्तान पे तुमसे कुछ कहना ही नहीं, कितनी अच्छी है। तो ठीक है, हम इसे भीगते हुए पढ़ा रहे, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर। और इस टाइम में बड़ा विरोध चल रहा है कुछ लोगों का, पुराने लोगों का सब्सक्राइबर कम करवाने का बड़ा तगड़ा विरोध वो लोग कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि कोई मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ठीक है 2-4 रोज कम कराना, ये हाल है, कोई बात नहीं। गर्मी में टेंशन नहीं लो, बढ़िया चलेगा। तुम जितनी गर्मी में पढ़ रहे हो उतनी गर्मी में पढ़ा रहा हूं, ठीक। अब आ जाओ, देखो धन विधेयक की जब मैं तुमसे बात करूंगा बेटा
तो क्या हो गया, धन विधेयक आर्टिकल 109 के द्वारा पुनर्स्थापित होगा, लेकिन कहां पे, लोकसभा में। अब धन विधेयक तुम पढ़े ही होंगे, धन विधेयक में होता भैया क्या है कि धन विधेयक में लोकसभा की पावर ज्यादा होती है राज्यसभा से। लोकसभा की पावर किससे ज्यादा होती है, राज्यसभा से धन विधेयक में ज्यादा पावर होती है। किसकी, लोकसभा की। अगर लोकसभा एक बार धन विधेयक राज्यसभा में भेजा तो 14 दिन के भीतर राज्यसभा उस पर साइन करके वापस करे, नहीं तो वह जिस स्थिति में भेजा जाएगा स्वतः उसको स्वीकृत मान लिया जाता है। ठीक, तो पहला कदम तो गलत है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित किया था, बिल्कुल भी नहीं। धन विधेयक संसद दोनों सदनों में नहीं, लोकसभा में। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा से प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में किया जाएगा तो धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। ये जो पुनः स्थापित लिखा है इसका अर्थ है बेटा प्रस्तुत, क्या अर्थ है, पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के मसौदे में बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 3 बार आया है, बहुत ही सोचने वाला प्रश्न है कि हम राज्यपाल का चुनाव क्यों नहीं करते, कि राज्यपाल हम चुन के क्यों नहीं लाते, हम उसका निर्वाचन क्यों नहीं करते, हम उसका मनोनयन क्यों करते हैं, ये प्रश्न तुमसे पूछा है। ये कह रहा है कि संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया गया। राज्यपाल कैसे, निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधान को मूल योजना में क्या कर दिया गया बेटा, छोड़ दिया गया। ऑप्शन 1 दिया है, इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन। ऑप्शन 2 कह रहा है निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता। अगला दिया, राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। ठीक, अब इसमें क्या है कि बेटा जब संविधान बन रहा था तो ये बहुत बड़ा, कम से कम 4-5 दिन विवाद चला। इस टॉपिक में थोड़ा सा तुमसे हम बात कर लें। संविधान में बना 2 ग्रुप, एक ग्रुप में है कृष्णाचारी जी आए, और इसी ग्रुप में बेटा आए बीजी खरे जी आए, और इसी ग्रुप में आए जीवी पंत जी आए। दूसरा ग्रुप बना जिसमें आए अम्बेडकर, जिसमें आए नेहरू, और जिसमें आए सरदार पटेल। दूसरा ग्रुप बना। पहला इन्होंने कहा कि राज्यपाल का भी निर्वाचन होना चाहिए। इन्होंने कहा कि निर्वाचन नहीं हो, क्योंकि बहुत बार निर्वाचन देखा बच्चे। इन्होंने कहा कि हर राज्य में एक मुख्यमंत्री का निर्वाचन होगा, फिर राज्यपाल का निर्वाचन होगा, और इन दोनों में हमेशा टकराव होती रहेगी। निर्वाचन की हम भी चुन के आए, तुम भी चुन के आए। तो फाइनली इनकी बातों को माना गया, क्योंकि उस समय इकोनॉमिकल प्रॉब्लम थी, आर्थिक बेस से बचने के लिए इनकी बात को माना गया कि नहीं किया गया। अब यहाँ पे क्या था कि इन्होंने कहा, ये एक प्रश्न कह रहा है कि बेटा कि कौन कौन सा मुद्दा सही है। इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन। पहली लाइन बेटा क्या है, हमारी सही हो जाएगी। दूसरा क्या है, निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर इसका कोई मतलब नहीं है। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता, ये भी उस समय का एक मुद्दा था। तीसरा है, राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन कार्य करना था। तो यहाँ पे 1, 3 और 4 आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आने वाला प्रश्न रिपीट हो सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न बेटा क्या है, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक होता है। अगर कोई राष्ट्रपति या कोई राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है तो 1 माह के भीतर दोनों सदन में 2/3 बहुमत के साथ पास होना आवश्यक है। मिनिमम कितने माह में बेटा, 1 माह में। अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल होना आवश्यक है, 1 माह के भीतर अनुमोदन हो जाना आवश्यक है। अब आपात की घोषणा से 1 माह के भीतर स्वीकृति मिल जानी चाहिए। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 2-3 बार आया प्रश्न था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है। जो संविधान के में अनुच्छेद में संविधान में वर्णित नहीं है वह संवैधानिक निकाय नहीं है। तो संघ लोक सेवा
संघ लोक सेवा आयोग तुम बता दो, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग 300 कितना हो जाएगा 15, वित्त आयोग 280, योजना आयोग नहीं है तो यहाँ पे कौन हो जाएगा योजना आयोग 1 2 3 बार आया प्रश्न है। आंसर क्या सही होगा, एक संवैधानिक निकाय कौन नहीं है बेटा योजना आयोग नहीं। अभी समाप्त हो गया, इसकी जगह कोई दूसरा ले लिया। अभी जो संविधानेतर का मतलब भी वही होता है जो संविधान में नहीं है। अब ये लगातार देखो 3 में 4 में 8 में 10 में लगातार मेंस में रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग है, वित्त आयोग है, चुनाव आयोग सब आर्टिकल है, योजना आयोग उस समय भी नहीं था, इसको हम क्या कर देंगे, दोनों वही सेम प्रश्न है, यहाँ पे हटा देंगे बेटा। अगला प्रश्न है भारत के संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस एक के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। बहुत सामान्य सा प्रश्न, कौन सा, बहुत ही सामान्य सा प्रश्न। अब आपको दिया अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, कंफ्यूज करना, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, 1 2 3 बार आया हुआ प्रश्न है। लगभग बच्चों को पता है कि अनुच्छेद 324 निर्वाचन की बात करेगा, तो 21 किसकी बात करेगा लोक सेवा, 22 किसकी बात करेगा लोक सेवा में संचित निधि से जाएगा, 23 किसकी बात करेगा लोक सेवा में आयोग को रिपोर्ट सौंपने की बात करेगा, 24 क्या है निर्वाचन आयोग शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 लोक सेवा आयोग की अनुच्छेद है और चौथा आपका किसका हो जाएगा निर्वाचन आयोग का। तो आप ऑप्शन डी को बिल्कुल सही उत्तर कर देंगे बेटा। अगला प्रश्न और शायद 14वां या 13वां से कुछ होगा। भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। कथन भी अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल, बेटा दोनों कथन सही है। भारत में देखो कोई अस्थायी दल नहीं है, कोई पार्टी नहीं बनी, कोई खत्म हो गई, जैसे बीएसपी का कहानी खत्म होने वाला है, मतलब लगभग हो रहा है, चुनाव खत्म इलेक्शन खत्म, अगर कोई नहीं उठाया तो आम आदमी पार्टी नई पार्टी आई बन गई, तो कोई अस्थायी दल नहीं है। इनमें 4 विकल्प हमको आपको दिए गए, पहला दिया गया है ए और बी दोनों सही है, सही व्याख्या करता है, व्याख्या को नहीं करता है क्योंकि अस्थायी दल नहीं है और ये अस्थायी दल के विषय में बात नहीं कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है संख्या की बात कर रहा है। ये क्या कर रहा है ए और आर दोनों सही है किंतु आगे की सही व्याख्या नहीं करता। तो सही तो दोनों है कि भारत में कोई अस्थायी दल नहीं है और यहाँ पर राजनीतिक दलों की संख्या बहुत ज्यादा है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते, इसलिए हम ऑप्शन बी को क्या कर देंगे बिल्कुल सही है उसे मानेंगे। ठीक, 3 में 2 में 4 में लगातार आया प्रश्न था उस टाइम का। अब अगला प्रश्न, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं। अब तुमको पता है कि लोकसभा में कुल 84 सीटें एसटी जन के लिए आरक्षित है। कितनी सीटें 84, जिसमें उत्तर प्रदेश में और बिहार में 0 सीटें हैं, यूपी बिहार में 0, गुजरात में 4 है, एमपी में सबसे ज्यादा कितनी सीटें हैं बेटा 6 सीटें हैं। एमपी में सबसे ज्यादा कितनी सीटें हैं 6। अब ये राज्य वाइज कहीं क्वेश्चन में जरूर देख लेना है आपको, ये पॉइंट अच्छा रहा है। पुराने प्रश्नों में था 5 में और 97 में, नए में बहुत दिन से रिपीट नहीं हुआ है। भारत के किस राज्य में लोकसभा और राज्यसभा के प्रतिशत सर्वाधिक है। बहुत सामान्य सा प्रश्न था, 2 बार का आया हुआ प्रश्न, तो बहुत खास नहीं है। अब आपको जानना है कि जैसे लोकसभा में यूपी में 80, राज्यसभा में 31, एमपी की जब मैं तुमसे बात करूंगा तो क्या हो जाएगा 29, एमपी में क्या हो जाएगा जी 29 लोकसभा 11 राज्यसभा। महाराष्ट्र की बात करूंगा तो 48 और क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। महाराष्ट्र में क्या हो जाएगा 48 और 19 हो जाएगा आपका। इसी प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा तो मुझे क्या पूछा है 80 और 31 राज्यसभा और लोकसभा में प्रतिशत सबसे ज्यादा कहाँ है पूरे भारत में, यूपी में हो जाएगा। तो ये अभी एकाध पीडीएफ 15-17 क्वेश्चन की और पूरे संविधान में बनेगी जो क्वेश्चन 3 बार आए। इसके बाद फिर 2 बार पे आ जाऊंगा, फिर 1 बार पे। और आप लोगों से निवेदन है कि शेयर सब्सक्राइब जरूर करा दो 1-2 दोस्तों से। धन्यवाद।